कहते हुए अचानक उसकी नजरें सख्त हो गईं। उसने कहा, लेकिन कुछ लोग परिवार के भीतर अशांति पैदा करना चाहते हैं। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे रुक जाएं। आप सभी मेरे तौर तरी अच्छे से जानते हैं, अगर हद से ज्यादा आगे जाओगे तो कब्र भी नसीब नहीं होगी। फिर शत्रुघ्न ने ठंडी मुस्कान के साथ कासिमो की ओर देखा। ग्रेट एल्डर, आप क्या सोचते हैं? कासिमो के चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं आया। उसने शांत आवाज में कहा, अंबर कुल हमेशा एकजुट रहा है। जो कोई भी कुल की एकता को भंग करेगा वह कुल का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। शत्रुघ्न ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेट एल्डर ने सही कहा। आज से आप हजम शहर की रक्षा के जिम्मेदार होंगे। हजम शहर की रक्षा हमेशा शत्रुघ्न के व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। अचानक सत्ता छोड़ देना, यह बात कासिमो को बहुत अटपटी लगी। वो चौंकते हुए बोला, कुलपति, यह आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन वह हमेशा से हजम शहर की रक्षा का अधिकार चाहता था। जब यह उसे दिया गया तो उसके पास इसे ठुकराने का कोई कारण नहीं था। अंबरकुल के अन्य एल्डर्स के मन में भी यही सवाल था। वे शत्रुघ्न के इरादों को समझ नहीं पा रहे थे। क्या वह ग्रेट एल्डर से डरता है? ग्रेट एल्डर को सत्ता देना इसलिए कि वह उससे डरता है? यह तो कहीं से तुक की बात नहीं लग रही। लगता है उसकी अपनी निजी योजनाएं हैं। जल्द ही बैठक खत्म हो गई। कई एल्डर तितर बितर हो गए, लेकिन कुछ एल्डर जो हिचकिचा रहे थे वह सारे के सारे कासिमो के पक्ष में खड़े हो गए। शत्रुघ्न के पास वाली काली छाया प्रकट हुई। उसे समझ नहीं आया और उसने पूछा, मास्टर, आपने उसे सत्ता क्यों दी? अगर रक्षा का अधिकार उसे दे दिया तो वह कभी भी बगावत कर सकता है। शत्रुघ्न ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तू ध्रुव को नहीं समझता। वो वापस आएगा और बहुत जल्द आएगा। उस वक्त सबसे पहले उसका सामना कासिमो की लाल कवच सेना से होगा। हाँ कासिमो, तू मुझसे लड़ना चाहता है, तू अभी बहुत कच्चा है। शत्रुघ्न जोर से हंसा। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। वो और कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन उसे ध्रुव की प्रकृति बहुत अच्छे से पता थी। वो कभी भी इनाया को खतरे में नहीं छोड़ेगा। इतना ही नहीं, इनाया के अलावा उनके पास ध्रुव के बहुत से रूहानी योद्धा भी थे। यह रूहानी योद्धा ध्रुव के भाई जैसे थे। वह उन्हें छोड़ नहीं सकता था। अगर वह खुद होता तो इनाया के लिए नहीं तो भी इन रूहानी योद्धाओं के लिए वह वापस जरूर लौटता। इन रूहानी योद्धाओं की उपयोगिता बहुत बड़ी थी। उसी पल एक काले कवच वाला योद्धा दौड़ता हुआ अंदर आया। कुलपति महल के बाहर एक दूत है जो कह रहा है कि वह अमर महल से आया है और आपसे मिलना चाहता है। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? शत्रुघ्न की भौहें सिकुड़ गईं। अमर महल का दूत बर्बर क्षेत्र और अमर महल का कभी कोई लेन देन नहीं रहा था। शत्रुघ्न एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, उसे अंदर आने दो। अमर महल का दूत, क्या वह कोई शून्य शिकारी था? नहीं, आने वाला कोई और नहीं बल्कि बुर्जुक सर्गेश्वर था। अमर महल तक खबर पहुंच चुकी थी कि इस वक्त बर्बर क्षेत्र में क्या चल रहा था। जिन योद्धाओं को ध्रुव ने पिंजरे से छोड़ा, उनके द्वारा पितराज तक सारी खबरें पहुंच चुकी थीं। और जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, दक्षिण तरंग महाद्वीप वाकई बर्बर क्षेत्र के नियंत्रण में था। वो सभी ध्रुव से निपट रहे थे। उनका लक्ष्य एक ही था, तो स्वाभाविक रूप से वह आपस में गठबंधन कर सकते थे। जैसे ही सर्गेश्वर हॉल में दाखिल हुआ, शत्रुघ्न की नजरें थोड़ी सख्त हो गईं। क्या अब अमर महल के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि सम्राट को दूतों का काम करना पड़ रहा है? वो अमर महल को थोड़ा बहुत जानता था और उसे पता था कि अमर महल के दूत का काम शून्य शिकारी करते थे और उनमें कोई भी शून्य शिकारी इतने ऊंचे स्तर का नहीं था। हालांकि उसने कभी सर्गेश्वर को देखा नहीं था, फिर भी उसके बारे में अंदाजा लगा लिया। सर्गेश्वर ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, कुलपति की नजर वाकई अच्छी है। शत्रुघ्न ने ठंडी आवाज में कहा, बता, यहां क्यों आया है? सर्गेश्वर ने कोई घुमा फिराकर बात नहीं की और सीधे बोला, मैं सुप्रीम एल्डर के आदेश पर अंबरकुल के साथ गठबंधन करने आया हूं। गठबंधन? शत्रुघ्न ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, मुझे कोई रुचि नहीं है। सर्गेश्वर ने कहा, हमारा लक्ष्य एक ही है और हम जो चाहते हैं वह भी एक ही है, चाहे वह कुछ भी हो। हमारे अमर महल को उसमें हिस्सा लेने का कारण है। शत्रुघ्न ने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, मुझे दूसरों के साथ कुछ भी बांटना पसंद नहीं है और हमारा बर्बर क्षेत्र अमृत द्वीप नहीं है। चुका एक बच्चे के हाथों पिट जाए, और वैसे भी जब खुद अमर महल का सम्राट ध्रुव के हाथों मारा गया हो, तो ऐसी कमजोर शक्ति के साथ गठबंधन करने का क्या फायदा? सर्गेश्वर की आंखें सख्त हो गईं। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, फिर ढीली की और बोला, कुलपति, ये तो आप भी जानते हैं कि ध्रुव से निपटना इतना आसान नहीं है। शत्रुघ्न ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बर्बर क्षेत्र अमर महल नहीं है,
ध्रुव से निपटने के लिए हम काफी है। बात नहीं बनी। सर्गेश्वर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और बोला, मुझे विश्वास है कि कुलपति हमारे साथ जल्द ही गठबंधन करेंगे। इतना कहकर वह अंबर महल से चला गया। शत्रुघ्न ने ठंडी हंसी हंसी अमृतद्वीप को ध्रुव ने पहले ही उलट पुलट कर दिया है और अब तुम दूसरी ताकतों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि यह पहले वाला युग है? हाँ हाँ। उसने अमर महल को बिल्कुल भी अपनी आंखों में नहीं रखा, क्योंकि वर्तमान अमर महल केवल पितृराज के सहारे खड़ा था। अगर वह मर गया तो पूरा अमृत द्वीप बह जाएगा। वक्त बहुत तेजी से बदल रहा था। पश्चिमी तरंग महाद्वीप पर पूरी तरह अंधकार लोक का कब्जा था। उत्तरी और दक्षिणी गॉड मार्शल महाद्वीप बर्बर क्षेत्र के हाथ में थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान समय में अमृत द्वीप सबसे कमजोर था। तो व्यूअर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस कहानी में आगे, यह जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु के अगले चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल सुपर योद्धा सीजन 3 हिमांशु पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। सतह पर लग रहा था कि अब अमर महल कमजोर हो चुका है। ध्रुव ने उनकी नींव टहला दी है, लेकिन जो किसी को मालूम नहीं था वह यह था कि पितराज ने न केवल पश्चिमी अंधकार लोक बल्कि शून्य भूमि से भी गठबंधन कर लिया था। केवल इतना ही नहीं, पितराज ने अमृत द्वीप के छिपे हुए योद्धाओं को भी निमंत्रण भेजा। यह वो योद्धा थे जो वर्षों से केवल अपनी साधना और शक्तियों में लीन थे। उन्हें संसार की मोह माया से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अगर यह साथ आ जाए तो यहां तक कि अमर महल को जड़ से उखाड़ सकते थे। चून की धरती की आयु सीमा सिर्फ 1000 साल थी और वे सभी अपने अंत के बेहद करीब पहुंच चुके थे। पितृराज के लुभावने प्रस्ताव, जिसमें अनंत उम्र देने का वादा था, को वे ठुकरा नहीं पाए। अगर वे ड्रैगन क्षेत्र का गुप्त खजाना हासिल कर लेते तो शायद वे और लंबी उम्र पा सकते थे। जब तक वह जिंदा थे सब कुछ संभव था। सभी योद्धा इकट्ठा हो गए। अमर महल उनके लिए पूरी तरह खोल दिया गया। वहां प्रबल अमर ऊर्जा थी और बहुत सी शक्तिशाली तकनीकें थीं जो उन्हें भेद स्वरूप मिली। वर्तमान अमर महल कुछ दिन पहले के अमर महल से पूरी तरह अलग था। इसकी ताकत एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी। यह था पितृराज का तरीका। अगर 6 अनंतवीर ध्रुव और उसके बाप का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो उसने पूरे 50 से 60 अनंतवीर इकट्ठा कर लिए। यहां तक कि उनमें कुछ तो ब्रह्मवीर भी थे और ध्रुव को इसकी भनक तक नहीं थी। योजक चिन्ह अल्प विराम, योजक चिन्ह अल्प विराम, योजक चिन्ह। 2 दिन बीत चुके थे और ध्रुव अभी भी तीनों वॉक से बातें कर रहा था। उसने पिछले कुछ सालों में अमृत द्वीप में जो कुछ भी हुआ वो सब बताया। वो चाहता था कि वह जाने कि उसने इन सालों में कैसे जीवन जिया, और वो यह भी बताना चाहता था कि वो उन्हें कितना याद करता था। बस एक रात और बाकी है। ध्रुव ने सांस छोड़ी, अपनी आंखें हल्के से उठाई और बोला, कल मैं इनाया को बचाने जाऊंगा, जो तुम्हारी भाभी भी है। अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल सूरज उगने पर तुम मेरे साथ चल सको। हम सब भाई हैं, चलो मिलकर लड़े। फिर वह उठा और थोड़ी दूर एक पेड़ के सहारे टिक कर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। कल एक भयंकर युद्ध होने वाला था। यह विकसित लोग बहुत शक्तिशाली थे, खासकर शत्रुघ्न। अगर उसे मारना है तो पूरी तैयारी करनी होगी। रात की ठंडी लहरों के बीच ध्रुव ने कुछ पल सुकून के बिताए। उसका दिल अब पूरी तरह से शांत हो चुका था और फिर उसने उठकर डेविल रूप ले लिया। 1000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स गायब हुए और ध्रुव डेविल में बदल गया, लेकिन उसका वर्तमान डेविल रूप अभी भी पहले जैसा ही था। उसके 6 पंख टूटे हुए थे। कालस्थी बंधन की शक्ति तितर बितर थी। कालस्थी बंधन का पहला स्तर, कालस्थी बंधन की शक्ति सक्रिय होने में विफल। सिस्टम की आवाज गूंजी। पिछली बार जब उसे पितृराज की प्रचंड कुचलन शक्ति का सामना करना पड़ा, तब से ध्रुव का डेविल शरीर बहुत सीमित हो गया था और वह इसकी पूरी शक्तियों को सक्रिय नहीं कर पा रहा था। वर्तमान डेविल शरीर पर ये साकपोरी किया तरह बेकार था। ऐसा क्यों है? क्या लेवल बढ़ाने से भी इसे ठीक नहीं किया जा सकता? क्यों? ध्रुव समझ नहीं पा रहा था। वो काल अस्थि बंधन के 9वें स्तर की खतरनाक शक्ति को देख चुका था। अगर वह इतनी भयंकर थी तो 10वें स्तर पर कितनी प्रचंड होगी। लेकिन इस जरूरी समय पर उसका डेविल शरीर पूरी तरह अपनी मूल स्थिति में लौट गया था। 10वां स्तर तो छोड़ो, वो पहला स्तर भी नहीं खोल पा रहा था। उसी पल पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, लड़के, तेरे डेविल शरीर पर एक शक्तिशाली ताकत ने हमला किया था और इसकी सारी शक्ति मर चुकी है। अगर तू इसे सक्रिय करना चाहता है
तो तुझे इससे भी ज्यादा शक्तिशाली ताकत को सहना होगा और उस ताकत का उपयोग करके इसे सक्रिय करना होगा, वरना तेरा डेविल शरीर बस बेकार बनकर ही रहेगा। हाँ, हो ध्रुव हैरान और उत्साहित हुआ। उसने कहा, पूर्वज, क्या आप कह रहे हैं कि वह अभी भी मेरे शरीर में है और मैं उन्हें फिर से सक्रिय कर सकता हूँ? रुद्रदेव ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि इस दुनिया में ऐसी शक्ति है जो उन्हें सक्रिय कर सके। क्या क्या एक ब्रह्मवीर की शक्ति भी इसे सक्रिय नहीं कर सकती? ध्रुव ने पूछा। रुद्रदेव ने कहा, हाँ, एक ब्रह्मवीर की हमला शक्ति भी इसे सक्रिय नहीं कर सकती। यह धरती लोक की शक्ति नहीं है तो निश्चित रूप से यहाँ की शक्ति से इसे सक्रिय नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं फिर भी कुछ सोचता हूँ, शायद कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। ध्रुव का डेविल शरीर बहुत शक्तिशाली था, खासकर जब वह काल अस्थिबंधन का 9वां स्तर खोलता था, तब यह और भी शक्तिशाली होता था। पूर्वज रुद्रदेव भी देखना चाहते थे कि 10वां स्तर कैसा होगा, उसकी शक्ति कितनी भयानक हो सकती थी। योजक चिन्ह अल्पविराम योजक चिन्ह अल्पविराम योजक चिन्ह। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण चमकी तो ध्रुव ने अपनी आंखें हल्के से खोली। रूहानी योद्धाओं के साथ उसका 3 दिन का तय समय आ गया था। ध्रुव खड़ा हुआ। उसके दिल पर एक भारी पत्थर दबा था, क्योंकि उसे चिंता थी कि मीनराज और बाकी अभी भी नियंत्रण की शक्ति में जकड़े हैं। लेकिन जब उसने अपनी आंखें उठाई और दूर पहाड़ी पर खड़े 4 लोगों को देखा तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। बहादुर वीरन, अरहत, मीनराज, सूरज की रोशनी में उनकी परछाइयां बहुत लंबी थीं, जैसे कोई दैत्य हो। ध्रुव धीरे धीरे पहाड़ी पर ऊपर चढ़ा। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी, दिल में उत्साह था। चारों को देखकर वह परिचित एहसास फिर से लौट आया। जैसे ही वह पहाड़ी पर पहुंचा, चारों वॉर गॉड्स ने खुशी के साथ चिल्लाया, मास्टर। उनकी आवाज भारी गड़गड़ाहट की तरह थी। ध्रुव भी मूर्ख की तरह आंसुओं के साथ हंसा। चारों वॉर गॉड्स भी आंसुओं के साथ हंसे। आधे पल बाद ध्रुव ने हजम शहर की दिशा में देखा और बोला, चलो हजम शहर को नष्ट करें। हाँ चलो, भाभी को बचाने चलते हैं। चारों वॉर गॉड्स ने एक साथ चिल्लाया। हजम शहर के रास्ते में ध्रुव ने वीरन को उसकी शक्ति सौंप दी और बोला, वीरन, यह तेरी शक्ति है। हजम शहर के बाहर बचे हुए रूहानी योद्धा इकट्ठा हो चुके थे और ध्रुव का इंतजार कर रहे थे। हजम शहर के अंदर कुलपति के महल में शत्रुघ्न ने हॉल में इनाया की ओर देखा और बोला, इनाया, क्या तुझे लगता है कि ध्रुव तुझे बचाने आएगा? इनाया ने कुछ नहीं कहा। 3 दिन पहले ही बीत चुके थे। क्या वो सच में ध्रुव के लिए जरूरी थी? वो नहीं जानती थी। आखिरकार वह और ध्रुव कुछ ही दिनों से एक दूसरे को जानते थे। दुनिया में कौन सा आदमी ऐसी औरत के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा? हजम शहर एक विशाल जाल था। अगर वह अंदर घुसा तो निश्चित रूप से बाहर नहीं निकल पाएगा। इनाया दिल से यही चाहती थी कि ध्रुव ना आए। उसी पल हजम शहर की दीवारों पर एक भारी धमाका हुआ। ध्रुव और उसके वॉर गॉड शहर के बाहर पहुंच चुके थे। शहर के द्वार कसकर बंद थे और दीवारों पर लाल कवच पहने सैनिकों की भीड़ थी। यह ग्रेट एल्डर कासिमों की निजी सेना थी। यह सभी दूसरी पीढ़ी के विकसित लोग थे। उनमें सबसे कमजोर भी एक स्वर्गवीर था। उनकी ताकत शत्रुघ्न की काली कवच सेना से बस थोड़ी कम थी। कासिमों की हवेली में तूने क्या कहा? ध्रुव सच में आ गया। कासिमों को यह जानकर थोड़ी हैरानी हुई, पर आंखों में उत्साह की एक झलक दिखी। उसे विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर उसके सैनिक वफादार थे। वे झूठ क्यों बोलेंगे? वो एक लड़की के लिए वापस आने की हिम्मत कर रहा है। हाँ, ध्रुव, मैंने सोचा तू कुछ खास है, लेकिन तू तो सच में मूर्ख निकला। कासिमों की आंखों में तिरस्कार था। सिर्फ एक औरत के लिए आदमी का अपनी जान खतरे में डालना, यह कहाँ की तुक थी? कासिमों की नजर में औरतें केवल आदमियों के खिलौने थीं। उनकी भड़ास था, निकालने का साधन। ध्रुव का आना उसे तुच्छ लगा। एक एल्डर आगे आया और बोला, ग्रेट एल्डर, ध्रुव बहुत जरूरी है। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो हमारे पास पहल होगी। दूसरा एल्डर बोला, अब हर किसी को पता है कि सिर्फ ध्रुव ही ड्रैगन क्षेत्र खोल सकता है। यदि हम उसे पकड़ लेते हैं तो हम सबसे पहले ड्रैगन क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। उस वक्त पूरी धरती हमारी होगी। हाँ, कासिमो भी उत्साह से हंसा। यह दृश्य इतना सुंदर था कि वह और ज्यादा नहीं सोच सकता था। फिर कासिमो ने गर्जना की, मेरा आदेश सुनो, ध्रुव को जिंदा पकड़ो। कुलपति महल में इनाया इतनी भावुक थी कि वह बिखर गई थी और साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ध्रुव, तू इतना पागल क्यों है? जल्दी यहां से चला जा, जल्दी। औरतें हमेशा सबसे अजीब प्राणी होती हैं। वह इस बात से भावुक थी कि ध्रुव आया, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि ध्रुव उसके लिए खतरे में पड़े। शत्रुघ्न मुस्कुराया।
इनाया, लगता है तेरा कुछ मूल्य है। अगर तू उसे मेरे आदेश मानने के लिए मना सकती है तो मैं तुम दोनों की जान बख्श दूंगा। इनाया ने शत्रुघ्न को घूरा। कुलपति, कृपया उसे छोड़ दो। आप जो कहोगे मैं वह करने को तैयार हूं। कृपया उसे छोड़ दो। हाँ हाँ, उसे छोड़ दूं। अगर उसे छोड़ दिया तो फिर मुझे कौन छोड़ेगा? शत्रुघ्न ने मजाक किया अंदाज में हंसा। अगर उसे अपनी नियति को नियंत्रित करना था तो उसे ड्रैगन क्षेत्र का खजाना हासिल करना ही होगा। बस यही एकमात्र रास्ता था स्थिति को नियंत्रित करने का। हालांकि उसका बेटा निकम्मा था, मगर उसने जो कहा वह गलत नहीं था। जब तक वह टेलीपोर्टेशन द्वार को नष्ट कर देता, वह अपनी नियति को नियंत्रित कर सकता था। चाहे डॉक वर्ल्ड का वह योद्धा कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह उसे धमकी नहीं दे पाएगा। लेकिन इस सब के लिए ध्रुव का होना जरूरी था। ध्रुव, तू मेरा है। शत्रुघ्न ने उत्साह से हंसते हुए अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसी पल एक काले कवच वाला योद्धा हॉल में आया और बोला, कुलपति, ग्रेट एल्डर और बाकी कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। शत्रुघ्न ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, कासिमो, हाँ, देखते हैं तू कब तक टिकता है। फिर उसने आदेश दिया, जाओ और सभी काले कवच योद्धाओं को महल में बुलाओ और यह खबर फैलाओ कि इनाय यहां मेरे पास है। जी कुलपति, कहते हुए वह योद्धा महल से गायब हो गया। योजक चिन्ह अल्प विराम, योजक चिन्ह अल्प विराम, योजक चिन्ह। इसी बीच शहर के एक सराय में एक काले लबादे वाला व्यक्ति खिड़की के पास एक निजी कमरे में बैठा था और स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहा था। सड़कों पर हलचल थी और बड़ी संख्या में लाल कवच वाले योद्धा शहर की दीवार की ओर दौड़ रहे थे। उस व्यक्ति के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी और वह ठंडे स्वर में हंसा, तो खेल अब शुरू होने वाला है। यह कोई और नहीं बल्कि सर्गेश्वर था। वो हजम शहर से नहीं गया था। शहर के बाहर ध्रुव और चारों वॉर गॉड चुपचाप खड़े थे। उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। वहीं दीवार पर मौजूद लाल कवच वाले योद्धा धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे और उन सभी के पास अपने खास तीर कमान थे जो ध्रुव और बाकियों के सिर पर तने थे। बहादुर ने धीरे से कहा, मास्टर, क्या हम शुरू करें? वीरन ने उत्साह से कहा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मीनराज ने भी हंसते हुए कहा, अब धमाका करने का वक्त है। इन पिछले सालों में हमें बहुत सताया गया है। अरहत ने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, अमिताभ भा, अगर मैं नर्क में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? चलो मारना शुरू करें। उन चारों के इस तरह के पागलपन को फिर से महसूस करते हुए ध्रुव उत्साह से हंसा। तभी दीवार पर खड़ा एक एल्डर हंसा और बोला, क्या तुम 5 लोग हजम शहर में उत्पात मचाना चाहते हो? भूल जाओ ध्रुव, अगर तू अमर महल की पूरी सेना भी लाता तो भी तुझे यहां रौंद दिया जाता। हजारों लाल कवच वाले योद्धा, सभी स्वर्गवीर स्तर या उससे ऊपर के, उनके सामने एक अकेले अनंतवीर स्तर के ध्रुव का टिकना मुमकिन ही नहीं था। वो उनकी नजर में कुछ भी नहीं था। तेरी मां की, बहादुर ने तुरंत गाली दी। मैं देखता हूं कि कौन घुटनों पर बैठकर मुझे बाप कहेगा। उसी पल सिस्टम सूचना, क्या आप टीम मोड सक्रिय करना चाहेंगे? टीम मोड। ध्रुव थोड़ा चौंक गया, फिर उत्साह से कहा, सक्रिय करो। टीम मोड सक्रिय। लीडर ध्रुव, सदस्य बहादुर, मीनराज, वीरन, अरहत। कुल मोड सक्रिय। एक्सपी में 10% की वृद्धि। सब कुछ तैयार है, ध्रुव ने बुदबुदाया। फिर उसने गहरी आवाज में गर्जना की, उन्हें मारो, उन्हें दिखाओ कि उनका बाप कौन है। हा हा, बहादुर ने अगुवाई की और तेजी से दीवार की ओर दौड़ा। एक जंगली गर्जना के साथ वह एक जंगली सांड की तरह था जो तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो उड़ा भी नहीं, बस बिजली की गति से दौड़ा। वो दीवार से टकराने वाला है। क्या कि जर्शीरा बोशीर कर रहा? यह कोई पागल है? हाँ, अगर वो पागल नहीं होता तो शहर की दीवार से टकराने की हिमाकत क्यों करता? सब जानते हैं कि यह सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि शहर का कवच है। यहाँ तक कि इसके आगे नक्षत्र नगर की सुरक्षा दीवार भी कुछ नहीं है और वो इसे तोड़ना चाहता है। हाँ। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। आप में से बहुत से लोग चैनल की मेंबरशिप लेकर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सच बात यह है कि मेंबरशिप लेने का कोई खास फायदा नहीं है, ना आपको और ना मुझे। सच्चाई यह है कि जब आप YouTube पर मेंबरशिप लेते हैं तो 30% हिस्सा सीधा YouTube खुद रख लेता है और लगभग 20% हिस्सा इंडिया में टैक्स और बाकी चीजों में कट जाता है। यानी अगर आप 100 देते हैं तो मेरे पास मुश्किल से 50 भी नहीं पहुंचते। आपकी मेहनत की कमाई का आधा पैसा तो प्लेटफॉर्म और टैक्स में ही चला जाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं या अर्ली एक्सेस चाहते हैं तो YouTube मेंबरशिप मत लीजिए। इसके बजाय आप डायरेक्ट पेमेंट, UPI,
क्यूआर कोड का इस्तेमाल करें। इससे 100% पैसा सीधा मुंह तक पहुंचेगा और मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट बना पाऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मेरा यूपीआई आईडी क्यूआर कोड है। डायरेक्ट सपोर्ट करें, प्लेटफॉर्म को अमीर ना बनाएं। धन्यवाद।